हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीबीएन आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एसपीएम के साथ पंचवर्षीय योजना पर चर्चा के लिए मैं यहाँ पे प्रस्तुत हूँ आप सभी लोगों के समक्ष। और ये मेरा छोटा सा प्रयास, बट मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आज के बाद पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। राइट, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या रहा है, किस तरीके से मतलब पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली आप देखोगे कि इसमें जो पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास है उसके बारे में समझेंगे। तो आपको पता है कि अर्थव्यवस्था के जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए कुछ नियोजन के विचार आए थे। ठीक है, कुछ नियोजन के विचार आए थे। वो विचार जो थे 1940 से 50 के दशक के मतलब बीच की बात है। बेसिकली ये टाइम क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, 1947 में। तो उसी के टाइम में हमें ये भी एक सोचना था, एक हमारे सामने ये एक प्रश्न था कि किस तरीके से अपने देश की इकॉनमी को हम इन्हेंस करें, बूस्ट करें। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना था। क्लियर? तो आपको इसी के बेसिस पे आगे लेकर के बढ़ना था, चलना था। तो इसी के बारे में 1940 से 50 के बीच में एक पुनर्निर्माण की बात आती है। ठीक है, जिसका पूरा जन समर्थन भी मिलता है, लोग उसको समर्थन करते हैं। ठीक है, लोग उसकी बातों को मानते हैं। बेसिकली हुआ क्या था कि आप देखोगे कि इसमें 1944 का समय था। ये टाइम याद रखना, ये टाइम स्पैन है। इस टाइम स्पैन में क्या हुआ था कि उद्योगपतियों का एक समूह जो था एकजुट हुआ, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को, मतलब प्लान्ड इकोनॉमी की स्थापना हेतु क्या किया था, एक प्रस्ताव लाया था। ठीक है, यानी कि 1944 के समय की बात है। कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर के क्या किया, एक प्लान्ड वे में इकोनॉमी को लाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, एक प्रपोजल रखा। इसी प्रपोजल को ही हम क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्लान। कई लोगों का दिमाग काम नहीं करता है कि बॉम्बे प्लान क्या था। ठीक है, तो आप वहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी सोचना नहीं है, बस इतना समझना है कि 1944 के समय में उद्योगपतियों का एक समूह क्या किया था, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव ले आया। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं कि भारत की जो स्वतंत्रता थी, उस स्वतंत्रता के बाद में यहाँ पे जो नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा था कि इसका एक बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने देश की डेवलपमेंट के लिए सोचना था। यहाँ पे एक प्लान्ड इकोनॉमी की सेट करने की बात हो रही थी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, और जोसेफ स्टालिन, नाम याद रखना आप, जोसेफ स्टालिन, ये रसिया का, मतलब आप देखोगे कि प्रथम व्यक्ति थे रसिया के, रूस के, जो पूर्व काल में इसको हम यूएसएसआर बोलते थे, वहाँ के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में 1928 में ही पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, जहाँ पे भी आपको FYP लिखा मिलेगा वो 5 ईयर प्लान ही है। ठीक है, या पंचवर्षीय योजना है। तो उन्होंने सबसे पहले 1928 में जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में ये लागू किया था। भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए इस श्रृंखला की शुरुआत की। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने अपने देश की इकॉनमी को किस तरीके से देखा, कैसे लेकर के आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। ठीक है, अब इसी के साथ आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके देखेंगे कि पंचवर्षीय जो योजनाएं थी इसके पीछे क्या लॉजिक था, किस तरीके से लेके चल रहे थे, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा क्या थी। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा थी उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या इसका अवधारणा क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो मतलब एक सामान्य विचार था, एक सामान्य मानना था कि भारत सरकार अपनी ओर से क्या करेगा, एक दस्तावेज तैयार करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी क्या है, इनकम क्या है और खर्च क्या है। ठीक है, किस पे बात होगी, एक तो इनकम क्या है और दूसरा इसका एक्सपेंडिचर क्या है। इन दोनों के बारे में, अगले 5 सालों के बारे में जो भी होना था, इसके बारे में हम एक डिटेल योजना बनाएंगे। और केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को क्या करेंगे, 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब इसमें एक बनाया गया, पहला जो होता है वो क्या था, गैर योजना बजट, और एक है योजना बजट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें देखने को क्या मिलेगा कि जो गैर योजना बजट है वो सालाना जो दैनंदिन मदों पर खर्च होते हैं, जो अलग अलग सेक्टर में खर्च हो रहे हैं, मतलब ये आप पूरे साल का देखेंगे। इस योजना बजट का योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर क्या होगा, खर्च किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये पहला हो गया। दूसरा, इसमें आगे देखेंगे कि वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था वह पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। ये मतलब पूरा 1951 से लेकर के फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के 12 5 ईयर प्लान तक, मतलब 2017 तक। लेकिन उसी के बीच में ही आप देखेंगे कि नीति आयोग वगैरह आ जाती है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। यही क्या होता है कि पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने, मतलब उसको इंप्लीमेंट करने और उसको रेगुलेट करने का कार्य योजना आयोग नाम का एक संस्था करती थी। ठीक है, कौन करता था, बेसिकली योजना आयोग नाम की एक संस्था ये चीज़ करती थी। ठीक है, तो आप देखेंगे योजना आयोग नाम की जो संस्था करती थी, हाँ ठीक है, योजना आयोग नामक जो संस्था थी ये काम करती थी पहले, जो भी 5 ईयर प्लान था। ठीक है, 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर के आप देखोगे
मतलब 17 तक कुल 12 5 ईयर प्लान बनाए गए थे, बट जो 12वां 5 ईयर प्लान था वो अपने टेन्योर के पहले ही समाप्त कर दिया गया था। वो कैसे हुआ था वो भी देखते हैं। बेसिकली क्या था हमारे पास बेसिकली प्लानिंग क्या था, वेट, हाँ, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्लानिंग क्या था बेसिकली कि 2015 में योजना आयोग को क्या किया, नीति आयोग नामक जो थिंक टैंक था, थिंक टैंक मतलब होता है जो बुद्धिजीवियों का एक वर्ग होता है, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो एक साथ मिल करके आते हैं, और 2015 में यही योजना आयोग को हमने क्या किया, मतलब जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन हैज़ बिन रिप्लेस बाई नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये किया गया। और नीति आयोग के 3 दस्तावेज भी बताए गए। पहला इसमें था कि 3 वर्षीय होगा एक्शन एजेंडा, 3 के बाद इसका दोगुना में +1 कर लेना तो 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर होगा, और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट भी 3 तरीके के बनाए, ठीक है। अब पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, ये तो हम बीच में इसलिए बता दी कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी किस तरीके से मतलब ये बीच में ही ब्रेक हो जाती है, उसके बेसिस पे मैंने नीति आयोग के बारे में थोड़ा कुछ आपको बता दिया, ठीक है। अब हम इसे आगे लेके चलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी बेसिकली वो किस तरीके से वर्क कर रही थी, कैसे चल रही थी, उसके बारे में हम सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। पहला पंचवर्षीय योजना, यहीं पे मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, रटा दूंगा, आप देखेंगे, चाहे मतलब स्टेट कमीशन हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षाओं को आप उठा लीजिए, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप बेझिझक इससे जुड़े रहिए और इस वीडियो को एक बार पूरी तरीके से देखिए, कंप्लीटली देखिए, फिर आपको लगेगा डिफरेंस, आप पता कर पाएंगे कि पहले आप क्या जानते थे, अभी क्या जानते हैं, ठीक है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, सो प्लीज़ कंटिन्यू विथ मी, ओके। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहली बात तो आपको यहीं पे एक प्रश्न देखने को मिल रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से लेके कब तक चला था, 1951 से लेके 56 तक, याद रखना 5 साल के होते थे, ठीक है। और इस योजना ने भारत में क्या किया, आर्थिक विकास पर जोर दिया, ठीक है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसके ऊपर जोर दिया, ठीक है। और उस टाइम में जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भारतीय संसद में इसे प्रस्तुत भी किया, क्योंकि आपको पता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं या जो प्लानिंग कमीशन है, जो वर्तमान की नीति आयोग है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे वही बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि युवा अर्थशास्त्री थे एन राज, के.एन. राज इनका पूरा नाम, मतलब शॉर्ट में है के.एन. राज, ठीक है, याद रखना। ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज, ठीक है। इन्होंने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान क्या करना है, अपना विकास धीरे धीरे करना है, मतलब ग्रेजुअली अपने विकास के स्तर को लेकर चलना है, ठीक है। इसने मुख्य रूप से क्या किया, कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। किस पे, आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि पर इन्होंने विशेष फोकस किया, ठीक है। अब कृषि पे फोकस करेंगे तो कृषि से ही संबंधित बांध होते हैं, जिसको डैम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और सिंचाई होता है, इरीगेशन, इन सब चीज़ों में इन्होंने क्या किया, निवेश कराया। क्योंकि आप देखेंगे कि जो सिंचाई की व्यवस्था, बांध की व्यवस्था, बाढ़ से राहत, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा तो हमारा जो कृषि पैटर्न है, जो एग्रीकल्चर पैटर्न है, ये बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो जो भाखड़ा नंगल बांध है, इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पे एलोकेशन किया गया था, जो हमारा बजट था उस बजट में सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया था, ठीक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप याद रख सकते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल था ये, ठीक है। क्या मॉडल का नाम था, हेराल्ड डोमर मॉडल था, ठीक है। इसने बचत बढ़ाने पर भी अधिक जोर दिया, ठीक। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो आप आजकल के बच्चों का IITs में एडमिशन लेना मतलब ड्रीम होता है, ठीक है, तो ये वही IITs हैं जिस IITs की 5 कितने IITs की स्थापना हुई, 5 हेराल्ड डोमर मॉडल और 5 IITs 1956 में। और आपको देखेंगे कि टारगेटेड जो ग्रोथ रेट था वो 2.1 रखा गया था, जबकि जो हमें गेन हुआ वो 3.6 था। तो काफ़ी बढ़िया और सफल कह सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना रही। अब मैं इसको अगर फिर से एक बार बात करूँ तो बेसिकली आपको 4-5 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, और आप नोट्स कैसे बनाओगे इसके बारे में भी अगर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, तो वो भी आप समझ जाओगे, नोट्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर के बाद आपको प्लानिंग कमीशन लाइक दैट कुछ भी आपको अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्लानिंग कमीशन, इवन नीति आयोग भी हम क्लियर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको कहीं कुछ भी सोचना पूछना नहीं है, ठीक है। इस बात की पूरी गारंटी है, और ये बहुत एनालिसिस और रिसर्च के बाद ये चीज़ें, ये लेक्चर लेके आया हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को पूरा मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको इस लेक्चर के बाद कभी भी पंचवर्षीय योजनाओं में समस्या नहीं होंगी, नीति आयोग में नहीं होगा, ठीक है। जो NDC है, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन है, कमेटी है, इसके बारे में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको लेक्चर ये पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गया, तो आपको क्या क्या इसमें देखना है, ठीक है। आप सिंपली ऐसे एक सर्किल बनाओ, ठीक है, इसमें लिखना फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, इतना लिखना है। और इसमें ऐसे ही पहला इसमें टाइमलाइन लिख देना 1951 to 56। दूसरा पॉइंट हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, मैंने बताया। अर्थशास्त्री के.एन. राज, जितना कह रहा हूँ शॉर्टकट में उतना ही लिखना है, ठीक है। के.एन. राज
अगर किसी को याद ना रह सके तो आप JL नेहरू का भी नाम लिख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, PT JL नेहरू, ठीक है। उसके बाद इस विकास की जो दर थी वो कैसी थी, मतलब टारगेटेड थी 2.1, मिला कितना था 3.6, तो ये सफल था, ये भी कह सकते हो। और इस पर फोकस जो पॉइंट था वो क्या था, एग्रीकल्चर पॉइंट जो था इसका, एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस था। और इसमें आप देखोगे सिंचाई और साथ में बांध, इन सब पे ज़्यादातर खर्च किए गए थे, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लिख करके आप आराम से रख सकते हो। और इसमें क्या हुआ था, एक पॉइंट छूट रहा है, जो 5 IITs की स्थापना की गई थी। इतने पॉइंट के अलावा आपको कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है, बार बार आप मेरे लेक्चर सुन सकते हो और यहाँ से सारी क्लियरिटी 100% आपको आनी तय है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं और कौन सा बांध बना था। तो ये बांध के बारे में भी आप लोग सर्च कर लेना कि भाखड़ा नंगल बांध कौन से नदी पे है और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, ऐसे टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछने की एक अपेक्षा की जाती है, ठीक है। थैंक यू। ये वाले मतलब पार्ट में यहाँ तक मैंने देखा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे बात करेंगे, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बेसिकली जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, आपको मैं बताता चलूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज़ें थी। ये 1956 से लेकर 61 तक तैयार हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो पहले वाले में धीरे था, इसमें तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। ये मॉडल किस पे बेस्ड था, PC महालनोबिस पे ऊपर बेस्ड था और इसने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात शुल्क पर भी क्या किया, मतलब एक इम्पोज किया, ठीक है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि ये पहली पंचवर्षीय योजना के अपेक्षाकृत थोड़ी कम सफल थी, 4.27 मिला इसे, जबकि टारगेट था 4.5 का। तो PC महालनोबिस मॉडल औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस हुआ, पहला एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था। और PC महालनोबिस मॉडल आपको पता है कि स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है इंडिया में, इंडियन स्टैटिक्स डिपार्टमेंट, तो इन्हीं के नाम पे PC प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम था, इसी के ऊपर ये है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, टैरिफ जो ड्यूटी होती है, टैरिफ जो लगाया जाता है, इस टैरिफ के ऊपर भी मतलब शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे जो विदेशी माल है, विदेशी जो वस्तुएं हैं वो आएँ तो यहाँ इस मार्केट में महंगी हो जाएँ और जिससे अपने वहाँ के जो घरेलू उद्योग हैं उससे बचा लिया जाए, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारी शुरू होती है। बेसिकली तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक है। कृषि और गेहूं के उत्पादन में, यहाँ पे देखेंगे क्या, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त जो उत्तरदायित्व सौंपे गए, जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे हो कि राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ज़मीनी स्तर पर या ग्रास रूट लेवल पर आप देखेंगे लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। आपको पता है ये पंचायत चुनाव जो PRIs बोलते हैं। लक्षित वृद्धि दर 5.6 की रखी गई थी, जबकि इन्हें 2.4 की मिली। तो पहला वाला पूरी तरह से सफल, दूसरा थोड़ा सफल और तीसरा बहुत बुरी तरह से मतलब असफल रही, ये आप देख सकते हैं। इसके पीछे कई रीज़न है, कोई इस मतलब कि पंचवर्षीय योजना का दोष नहीं दे सकता है, बल्कि यहाँ पे उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उस परिस्थितियों को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इसी बीच जो विफलता का संकेत दिया और सरकार ने योजना अवकाश के रूप में इसे जाना। योजना अवकाश का टाइम आप ध्यान रखना, 1966 से लेकर 67 तक चला पहला, फिर 67 से 68, फिर 68 से 69। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना। इस दौरान हो क्या रहा था आपको पता है, 1962 इंडो चाइना वार हुआ था, आपको पता है। 1965 इंडो पाक वार हुआ था। तो ये जो दो युद्ध हो रहे थे, वो युद्ध का भी एक परिणाम था, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से पिट गई और विफल हो गई। जो हमारा टारगेट था, टारगेट से बहुत नीचे चले गए हम, ठीक है। तो ये मतलब कारण रहे। आगे हम बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के ऊपर, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बेसिकली हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का पहले आप टाइम देख लो, 1969 से लेकर 74 तक है, ठीक है। इस समय में आपको पता है कि प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी आ चुकी थी, इनका कार्यकाल चल रहा था और इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार का करने का प्रयास इन्होंने किया। और ये जो योजना है ये गाडगिल फार्मूले के ऊपर आधारित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट इट, ठीक है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14, देखो पहले वाले में 5 IITs बनाए गए थे और ये चौथा है, चौथे में 14, ठीक है। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी लगाया गया, ड्रॉट जो प्रोन एरिया प्रोग्राम थे वो शुरू किया गया और लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि वास्तविक में 3.6 मिली। तो ये भी हमारी जो कह सकते हैं कि ये डाउनफॉल रही, ठीक है, बहुत सफलता नहीं मिली। फिर भी इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है, इंदिरा गांधी की सरकार थी और गाडगिल फार्मूले पर आधारित था और बेसिकली आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान केंद्रित किया गया था। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया, ये सारी चीज़ें हुई। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा जो हरित क्रांति है, इसके जनक जो भारत के स्तर पे देखेंगे तो मिस्टर MS स्वामीनाथन जी थे, ठीक है। और अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। हरित क्रांति 1966 से 67 के दौर में भारत में आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर। पांचवी पंचवर्षीय योजना हमारी शुरू होती है 1974 से लेकर के 78, ठीक है, 1974 से लेकर 78।
बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली क्या था कि 1974 से लेकर 78 तक पंचवर्षीय योजना पाँचवीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, आप देखोगे वो प्रश्न क्या है कि रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी आप कह सकते हैं कि एलिमिनेशन, ठीक है, मतलब इसको कह सकते हो आप एलिमिनेट करो पॉवर्टी को, गरीबी को हटाओ। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम लाया गया, संशोधन किया गया उसमें, और केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और उसके पारेषण में, ठीक है, के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। ठीक, अब यहीं पे जो ये लिखा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहाई बोलते हैं इसको शॉर्ट में, NHAI, इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के पहले वर्ष में जो शुरू किया गया मतलब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, MNP जो बोलते हैं, इसका उद्देश्य क्या था कि बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि MNP किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो DP धर नाम के मतलब व्यक्ति थे, इन्हीं के अंडर गाइडेंस में ये किया गया था। लक्षित दर हमने रखा 4.4 का, जबकि हमें 4.8 मिला। तो अभी तक की ये दूसरी सफलतम मतलब आप देख सकते हो कि पंचवर्षीय योजना है, एक तो पहली वाली थी और एक पाँचवीं वाली थी अभी तक में। और 1978 में आप देखोगे यहाँ पे सरकार बदलती है और पहली बार भारत के स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद पहली बार ऐसा होता है कि जो गैर कांग्रेसी सरकार की यहाँ पे स्थापना होती है, जो मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और इन पूरी उपरोक्त योजनाओं को खारिज करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसी बीच में एक आता है टर्म जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि रोलिंग प्लान क्या था। ठीक है, 1978 से लेके 80 तक यह अस्थिरता का दौर था, इनस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी दिखाई पड़ रही थी। जनता पार्टी की सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया, जो गरीबी हटाओ का नारा था और दुनिया भर की चीज़ें थी। ठीक है, MNP का जो प्रोग्राम था DP धर के गाइडेंस में, ये सारी चीज़ों को हटाया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करते हैं। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज किया गया। मतलब पहले पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को खारिज करने में मोरारजी देसाई आते हैं, फिर ये छठी लेके आते हैं, फिर छठी को खारिज करने के लिए फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। तो इसको ऐसे ही चलते रहा। तो यानी कि कह सकते हैं जो रोलिंग प्लान था, इसका तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। मतलब एक वर्ष में इसका हम देख लें कि क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इसका मतलब कि इम्पैक्ट पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है, और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता था। मतलब ईयर बाय ईयर इस पर फॉलोअप लिया जाता था। ये बेसिकली इसका मतलब वो था, आस्पेक्ट था। ठीक है, अब देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना जो है, छठी पंचवर्षीय योजना 1982 लेके 85, ठीक है, 80 से लेके 85 तक। इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण, ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की एक शुरुआती रेखा खींचा। ठीक है, नेहरूवादी जो समाजवाद था, नेहरूवियन सोशलिज्म के अंत के रूप में देखा गया इसे। और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भी परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये भी फैमिली जो प्लानिंग कार्यक्रम है इसको चलाया गया। और सबसे बड़ी चीज़ की शिवरामन समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाबार्ड 1982 में ये स्थापित होती है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है बहुत सारी परीक्षाओं में। कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, किस वर्ष में ये बनाया गया था, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आप इसे अपने नोट में बना सकते हैं। ठीक है, और टारगेटेड जो था 5.2 का था, मिला 5.7 था। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। पहला सफल था, पाँचवां सफल था और ये छठवां भी लगभग सफल माना गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1885 से लेकर के 1985 से लेकर 90 तक। ठीक है, यह जो योजना थी ये राजीव गांधी की सरकार कार्यकाल की योजना थी। इसमें क्या हुआ कि जो भी है प्रौद्योगिकी के उपयोग, मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार, इस पे जोर दिया गया। आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु रोजगार सृजन करना, मतलब रोजगार पे भी फोकस किया, जो आज की सरकार भी हमारी रोजगार के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही है। तो आप सोच सकते हो कि ये 1980s के दौर की बात है, जिस टाइम में गवर्नमेंट हमारे एम्प्लॉयमेंट और इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करती थी। आजकल के इलेक्शन के जो एजेंडे होते हैं इन सब चीज़ों से बहुत परे होती हैं, सिर्फ धर्म, मंदिर, मस्जिद और मुस्लिम, हिंदू, इन सब पे ही केंद्रित रह जाती है। और हम लोग एक जागरूक नागरिक होने के बावजूद भी हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर कभी भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दुर्भाग्य है हमारी डेमोक्रेसी का और हम लोगों का। ठीक है, खैर जो भी है, छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। मतलब बेस इसका मजबूत हो गया था छठी का, तो अब इसके ऊपर जो भी सातवीं आएगी वो और ज़्यादा मतलब इन्हेंस होकर आएगी और मजबूती मिलेगी। आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की। ठीक है, लक्षित दर था 5.0 का 6.01 मिला। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना भी काफ़ी हद तक सफल थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वार्षिक योजनाएं बीच में आ जाती हैं। वार्षिक योजनाएं, तो वार्षिक योजनाएं क्या है बेसिकली हम देखेंगे 1990 से लेकर 92 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं की गई,
थी और बाद के वर्षों 1990, 91, 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इस कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है भंडार के संकट का सामना करना पड़ रहा था और उस टाइम में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। उनके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में एलपीजी मॉडल की शुरुआत की गई, जिसको उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के रूप में जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। 1991 में ये आया। तो ये टर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके आगे बढ़ें तो हमारे पास है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है और बेसिकली 1 जनवरी 1995, ठीक है, इसी दौर में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जिसे बोलते हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने लग गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन करना, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूती प्रदान करना, पर्यटन का प्रबंध, मानव संसाधन विकास पर ध्यान देना, ये सारी चीज़ें थी। और विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायती और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया जाना। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 3rd लेवल की गवर्नमेंट थी जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, उसकी भी शुरुआत यहाँ पे मतलब हो गई थी। लक्षित दर 5.6 मिला था 6.8। ये भी बहुत ही मतलब वास्तविक विकास दर इसकी अविश्वसनीय रूप से सफल रही। ठीक है, आते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर। 1997 से लेकर के 2002 तक, 97 से लेकर 2002 तक चला और इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश भी इन्होंने किया। आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों पर संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया। सशक्त बनाना, ठीक है, वंचित वर्ग जो थे आत्मनिर्भरता विकसित करना, ठीक है, देश के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना, उच्च दर में वृद्धि करना, ये सारी चीज़ें थी। लक्षित इसका था 7.1 और 6.8, ये सफल नहीं रहा पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 2002 से लेकर 7 तक चला। ठीक है, और इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना। समावेशी मतलब जिसमें सभी कोई आकर के उसमें समाहित हो सके, सबको इसमें शामिल हो सके। ठीक है, इसने प्रति वर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा था। ठीक है, इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार खोजना। आज के टाइम में ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। जो भी रीजनल मतलब लेवल पे जो असमानता था, इनइक्वालिटीज़ था, उसे दूर करना था। 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल था। ठीक है, मतलब मेल है तो उसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और फीमेल है तो उसे कम मिलेगा, मतलब जेंडर बायसनेस, इस तरीके की चीज़ें थी। लक्षित दर था 8.1, मिला 7.6। ठीक है, खैर ठीक ठाक रहा। आगे बढ़ते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद एक और बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को और आप लोगों के पेशेंस का, आप लोगों के टाइम का। ठीक है, आप लोग इसे पेशेंसली सुनिए, बस 1 से 2 और मतलब बचे हुए हैं। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 2007 से लेकर 12 तक। उच्च शिक्षा में नामांकन जो था, एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की बात, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस मोड में एजुकेशन, IT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित, ये सारी चीज़ें चल रही थी। 2009 में आपको पता है RTE आया, RTE, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और अधिनियम लाया गया, वर्ष 2010 में लागू किया गया। इसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया। ठीक है, मतलब पेरेंट्स शुड बी आंसरेबल, पेरेंट्स शुड बी अकाउंटेबल। ठीक है, मतलब उन्हें मेक श्योर करना है कि अपने बच्चों को वो स्टडी के लिए भेजें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है निःशुल्क होगी और अनिवार्य होगी। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी होगी। 2010 में ये लागू कर दिया गया। इसकी मुख्य विषय वस्तु जो थी वो तीव्र और अधिक समावेशी विकास के ऊपर फोकस करना था। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। ठीक है, इस तरीके की जो भी असमानता थी, और पर्यावरण आपको पता है आजकल एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, लैंगिक असमानता भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए जो रूपरेखा था सी रंगराजन ने तैयार किया था। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। 9% का टारगेटेड था और 8% मिला। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और ये आखिरी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, 2012 से लेकर 17 तक इसका टाइम स्पेन था। ठीक है, बट मैंने पहले भी बताया कि नीति आयोग के आने से ये बीच में ही ब्रेक हो गया। ठीक है, इसका विषय वस्तु क्या था, थीम क्या था कि तीव्र, अधिक समावेशी, धारणीय विकास, मतलब फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना, सभी गाँवों को बिजली की आपूर्ति प्रदान करना, ये सारी चीज़ें। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक जो सामाजिक अंतराल है उसको दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना। और इसके अलावा भी क्या था, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी था। ठीक है, लक्षित दर क्या था, 9%, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की दर ही रखी थी।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी आपकी। यहाँ पे मैं 2-4 आप लोगों से प्रश्न करूँगा, जिस प्रश्नों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि जैसा भी हो, आपको जिस तरीके से समझ में आया नहीं आया, आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपना आभार जता सकते हैं कि आप लोग को ये कैसा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में जो मैं प्रश्न है वो पूछ के अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जो भी आप लोग को इस तरीके से और अच्छे बढ़िया तरीके से डिटेल में, सिर्फ पढ़ाई, कोई बकवास नहीं, इस तरीके का, ठीक है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करें और बताएं। यहाँ पे मेरा जो प्रश्न है, पहला तो प्रश्न ये है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो क्या है, इसके बारे में बताना है। सेकंड थिंग, RTE के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और एक चीज़ है RTI। ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आपके इन्हेंसमेंट के लिए है, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है, क्योंकि सिर्फ आना, लेक्चर सुनना, पढ़ना यही ज़रूरी नहीं है। अरे यार।